देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। एक बेहद अहम घटनाक्रम में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है, जिसके बाद ममता बनर्जी 12 अप्रैल की रात 8 बजे से 13 अप्रैल की रात 8 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। बता दें, ममता बनर्जी को मुस्लिमों से वोट मांगने वाले बयान और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर लगाए गए आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी ताकतवर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपको अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बड़े अंतर से जीतने वाली हैं। ममता के खिलाफ असंतोष नहीं है, वह अब भी बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता बनी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी क्लीन बोल्ड हो चुकी हैं और उनकी टीम को मैदान छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया है। पीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने इतने चौके और छक्के लगाए हैं कि बीजेपी ने शुरुआती 4 चरणों में ही सेंचुरी लगा दी है। पीएम ने एक बार फिर दीदी और दीदी कहते हुए कहा कि अगर आप गुस्सा करना चाहती हैं तो मुझ पर करिए, आप मुझे गालियां दीजिए, लेकिन बंगाल की जनता का अपमान मत करिए। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि बंगाल अब असल परिवर्तन चाहता है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के शीतलकुची गोलीबारी पर विवादित बयान के बाद बीजेपी के एक और नेता ने उनके सुर में सुर मिलाया है। इंडिया टुडे के मुताबिक बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि शीतलकुची में 4 की जगह 8 लोगों की मौत होनी चाहिए थी। बता दें, राहुल सिन्हा हावड़ा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक ओर चुनावी रैलियां हो रही हैं और दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में गिने चुने ही लोग होते हैं जिन्होंने मास्क लगाया होता है और सोशल डिस्टेंसिंग तो नदारद होती ही है। ऐसे में संक्रमण के मामले बीते 1 महीने में 18 गुना बढ़ गए हैं। राज्य में अभी 15 दिन और चुनाव प्रचार होना है। ऐसे में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 10 मार्च को कोरोना के 241 मामले थे, जबकि 11 अप्रैल को ये 4398 पर पहुंच गए। राज्य में अब तक 10,400 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामलों के बीच लोगों की जबरदस्त लापरवाही भी दिख रही है। हरिद्वार के कुंभ मेले में 12 से 14 अप्रैल तक शाही स्नान चल रहा है और इसमें लाखों लोगों की भीड़ जुटी है। मेले के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग शून्य है। हरिद्वार के मुख्य घाट हर की पौड़ी पर ये हालात दिखे हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 3 बड़े स्नान यानी शाही स्नान होने हैं। इसमें बुधवार को 13 अखाड़े गंगा में डुबकी लगाएंगे। इसी बीच उत्तराखंड में रविवार को कोरोना संक्रमण के 1333 मामले सामने आए, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब देश के बाकी धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो निजामुद्दीन के मरकज में इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइंस के अनुसार मस्जिद को रमजान में खोला जाए। बता दें कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि रमजान के दौरान मरकज में पुलिस की तरफ से वेरीफाइड 200 लोगों की सूची में से सिर्फ एक वक्त पर 20 लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत दी जाए, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे समय जब कोरोना संक्रमण विकराल रूप ले चुका है और रोजाना संक्रमण के 1.5 लाख से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इससे अछूता नहीं रहा। इसके आधे से ज्यादा कर्मचारी इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इसे देखते हुए मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पूरे अदालत परिसर को सैनिटाइज किया जा चुका है। एक जज ने एनडीटीवी से कहा कि उनके स्टाफ और ज्यादातर लॉ क्लर्क को कोरोना संक्रमण हो गया है। कुछ जज पहले भी कोरोना की चपेट में आ गए थे, लेकिन वे स्वस्थ हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर बन रहे हालात का स्वतः संज्ञान लिया और मीडिया में आ रही खबरों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति की ओर जा रहा है। चीफ जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि न्यूज चैनल्स कोरोना को लेकर बेहद दुखद खबरों से भरे पड़े हैं और बुनियादी ढांचे की स्थिति बेहद खराब है और ऐसी दुश्वारियां हैं जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता है। अदालत ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कहा कि न केवल टेस्टिंग, बेड्स और आईसीयू की कमी है, बल्कि ऑक्सीजन की सप्लाई और जरूरी दवाओं की भी कमी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की परीक्षाओं को टाल दिया है।
पहले ये परीक्षाएं इसी महीने के आखिर में होनी थी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा 23 अप्रैल को तो 10वीं की 30 अप्रैल से होनी थी, लेकिन अब 12वीं की परीक्षाओं को मई के आखिर में तो 10वीं की परीक्षाओं को जून में कराया जाएगा। महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियां परीक्षा कराने के लिए अनुकूल नहीं है। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन का खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुख्यमंत्री से मीटिंग के बाद पत्रकारों को बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना महामारी को देखते हुए जल्द ही लॉकडाउन लगाया जाएगा और उसकी तैयारी अभी जारी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर अंतिम निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे। लॉकडाउन में गरीबों को परेशानी ना हो, इसके लिए भी सरकार उपाय कर रही है। कोरोना संक्रमण में बेतहाशा तेजी, कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरों और 2 वैक्सीन पर निर्भरता की नीति के लिए आलोचनाओं के बीच अब देश में तीसरी वैक्सीन जल्द उपलब्ध हो सकती है। कोरोना वैक्सीन की सिफारिश करने के लिए बनी विशेषज्ञ कमेटी यानी SEC ने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V के आपात इस्तेमाल की सिफारिश की है। मॉडर्ना और फाइजर के बाद सबसे ज्यादा प्रभावी वैक्सीन स्पुतनिक V 91.6% रही है। स्पुतनिक V के लिए भारत की दवा बनाने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने करार किया है। महाराष्ट्र में हुई टास्क फोर्स की बैठक में कहा गया कि राज्य में तेजी से अस्पतालों में बेड्स भरते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। बैठक में राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी कि 20,250 ICU बेड्स में से लगभग 75% बेड्स भर चुके हैं, जबकि 67,000 ऑक्सीजन बेड्स में से 40% बेड्स भर चुके हैं। करीब 11 से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर बेड्स ही नहीं बचे हैं। हालात ये बताए जा रहे हैं कि नंदुरबार में रेलवे बोगी में आइसोलेशन बेड्स तैयार किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कुरान की आयतों को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये याचिका शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि कुरान में कुछ आयतें हिंसा को बढ़ावा देती हैं, जिनको पढ़ाकर छात्रों को मिसगाइड किया जाता है। यही आयतें पढ़ाकर और समझाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निराधार याचिका है और याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।